हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने मूल रूप से भारत का अपवाह तंत्र किससे मिलकर बना है इसका हमने अध्ययन किया था। और उसमें हमने देखा था कि भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और इसको हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र भी कहते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने दोनों जो अपवाह तंत्र है इन दोनों में, पिछले लेक्चर में हमने ये जो दोनों नदी अपवाह तंत्र यानी हिमालय नदी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र, दोनों में हमने डिफरेंस को हमने अच्छे से पढ़ा था कि दोनों अपवाह तंत्र इनमें क्या अंतर है और इनमें कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है और इनकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो हिमालय नदी अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है। हमने पिछले लेक्चर में ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज पैटर्न दोनों में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डालें। और इसके अलावा आज हम देखने जा रहे हैं हिमालय नदी अपवाह तंत्र का पहला भाग यानी कि सिंधु नदी तंत्र। अगर हम सिंधु नदी की तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है और यह नदी जो है विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें से एक है। इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं जिसमें रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और व्यास, ये पांचों नदियां भी इसी का भाग है और ये सभी मिलकर एक विशाल अपवाह तंत्र का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है यह हिमालय पर्वत क्षेत्र के सबसे ऊंचे भाग में स्थित है, जिसको हम कह सकते हैं जो महान हिमालय है, महान हिमालय का जो ऊपरी भाग है, ट्रांस हिमालय भी हम इसको कह सकते हैं, इस भाग में इस नदी का मूल रूप से प्रवाहित होती है। और इस नदी का जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील जो है तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत के पास में जो मानसरोवर झील है उस मानसरोवर झील के निकट से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। और यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए भुंजी नामक स्थान पर एक विशाल गोर्ज का निर्माण करती है। अब आप लोगों को यह भली भांति पता होगा कि गोर्ज किसे कहते हैं। गोर्ज ये एक प्रकार से नदी की घाटी ही होती है। बस गोर्ज और कैनियन दोनों डिफरेंस होते हैं क्योंकि इसके ढाल कैसे होते हैं, खड़े होते हैं। और इस नदी तंत्र को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर के पास से इसका उद्गम हुआ है और ये भारत में पीओ के क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। और मूल रूप से जो लद्दाख श्रेणी है, मूल रूप से जो लद्दाख श्रेणी है उस लद्दाख श्रेणी पर होते हुए यह भुंजी नामक स्थान पर एक विशाल गोर्ज बनाती है जो कि सबसे गहरा गोर्ज माना जाता है। और इसकी जो गहराई है वह 5181 मीटर है। यह चिल्लास नदी के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यह नदी अटक के निकट पर्वतों को छोड़कर मैदान में आ जाती है। मूल रूप से अगर हम देखें कि यह नदी कुछ ही भाग में भारत में प्रवाहित होती है और आगे जाकर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में यह आगे जाकर अपना जल अरब सागर में जाकर गिरा देती है। यह नदी मिठनकोट से थोड़ा सा ऊपर इसमें पंचनद का आकर मिलती है। अब पंचनद क्या कहते हैं, अक्सर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचनद क्या है। तो पंचनद को अगर हमें समझना है तो ये है कि पंजाब में जो 5 नदियां हैं यानी कि सिंधु की जो 5 नदियां हैं, सहायक नदियां सतलज, रावी, चिनाब, व्यास और झेलम, ये पांचों नदियां मिलाकर एक संयुक्त धारा में बहती है, उसको हम बोलते हैं पंचनद। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। अब आप ये ध्यान रखें कि सिंधु नदी गिरने से पहले पाकिस्तान के कौन से शहर को क्रॉस करती है, तो वो है कराची से। कराची से होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अब आपको इसमें दूसरा जो फैक्ट है वो ध्यान रखने लायक ये है कि झेलम नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब एक एक करके हम इसकी सभी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली नदी है झेलम नदी, यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। यह वेरीनाग से निकलती है। आपको ध्यान में रखना है कि वेरीनाग जो है कश्मीर के दक्षिण पूर्व में स्थित भाग है, यहाँ से यह शेषनाग झील से निकलती है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि शेषनाग झील से ये निकलती है और श्रीनगर के निकट, और यह नदी श्रीनगर के निकट वुलर झील में प्रवाहित होने के बाद में एक सक्रिय गोर्ज से होकर पाकिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में जंग के निकट ये चिनाब में मिल जाती है, यानी कि झेलम जो है फिर किसकी सहायक नदी होगी, चिनाब की। पहले तो ये नहीं है किसका भाग है, ये सिंधु नदी से निकलती है और फिर झेलम नदी फिर जाके क्या होती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और अधिकांश इसका भाग क्या होता है, कहाँ जाकर बहता है, पाकिस्तान में जाकर बहता है।
और इस प्रकार यह नदी चिनाव की भी सहायक नदी कहलाएगी। दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है चिनाव नदी। चिनाव नदी चंद्रा और भागा, ये दो नाम की सरिताओं के मिलने से बनती है। ये आप विशेष ध्यान रखें, चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से कौन सी नदी बन रही है? चिनाव नदी। और ये दोनों केलांग नदी के निकट टंडी में जाकर मिलती है। और ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमावती चोटियों से निकलती है। और चिनाव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सिंधु, चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है? चिनाव नदी है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अब तीसरी नदी जो आती है सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में वो है रावी। रावी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और यह भी चिनाव की क्या है? सहायक नदी है। रावी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में जल को बहा कर ले जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि रावी जो नदी है, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी है जो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच से जल प्रवाहित करती है, तो वो है रावी। अगली जो नदी है व्यास, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है क्योंकि इससे आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। यह नदी है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्यास नदी कहते हैं। और हरिके नामक बैराज, हरिके नामक स्थान पर सतलज में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी में जाकर मिलती है? व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है, यानी कि सतलज में अपना जल गिरा देती है। और यहीं पर क्या बना हुआ है? हरिके बैराज बना हुआ है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और भारत की ये सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, वो कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से निकाली गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि हरिके जो बैराज है, इसको हम हरिके बैराज क्यों कहते हैं और ये कौन सी नदी का जो है मूल रूप से हम कह सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हरिके बैराज किस नदी पर बना हुआ है, तो आपके पास दो प्रश्न होते हैं, एक तो है कि यास नदी पे या फिर सतलज नदी पे, परंतु हमारा उत्तर क्या होगा? सतलज नदी पर यह बना हुआ है। उसका कारण ये है कि व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर किससे मिल गई है? सतलज नदी से मिल गई है, यानी कि सतलज नदी का जल हो चुका है वो। इसीलिए हम कहेंगे कि जो हरिके बैराज है वो सतलज नदी पर है और इस पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब जो है अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है सतलज नदी को लेकर। अब सतलज जो नदी है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। यह मानसरोवर के नज़दीक राक्षस ताल से निकलती है और एक पूर्ववर्ती नदी है। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पूर्ववर्ती नदी क्या है। पूर्ववर्ती नदी से मतलब है यदि कोई नदी किसी भी स्थल भाग के विकसित होने से पहले से ही मौजूद है, यानी कि हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत है, यहाँ का बहुत बड़ा भूभाग है। हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है, परंतु इस पर्वत के बनने से पहले से ही ये नदी मौजूद थी, यानी कि हिमालय पर्वत बाद में बना है और इसके पहले से ही सतलज नदी मौजूद थी, इसलिए हम इसको कहेंगे पूर्ववर्ती नदी। इसको हम इंग्लिश में एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, यह आप ध्यान रखें। और बाद में ये हिमालय नदी हिमालय को काटकर शिप्किला से होकर भारत में प्रवेश करती है। अब आप यहाँ पर हमने पहला तो पढ़ा था कि कौन सी नदी है जो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच से प्रवाहित होती है, वो है रावी। और कौन सी नदी है जो शिप्किला दर्रे को काटकर भारत में प्रवेश करती है, तो उसको हम कहेंगे सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का यहाँ पर काफ़ी अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु नदी तंत्र में वो इस पर बनी नदी घाटी परियोजनाओं से ही संबंधित होते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो रिवर है, या हम कह सकते हैं पहला जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। काफ़ी हमने इसका नाम सुना है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य यह है कि ऐसी परियोजना, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसको बनाने के पीछे कई सारे उद्देश्य हैं, जिनमें मछली पालन है, जलापूर्ति है, सिंचाई है, नौकायन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे औद्योगिक जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है, तो हम उसको कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। अब सतलज नदी पर जो भाखड़ा और नांगल दो जगह है, यहाँ पर दो बांध बनाए गए हैं और इसमें का दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा बांध है, यानी कि सतलज नदी पे जो दो डैम बने हुए हैं, एक तो भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। इन दोनों परियोजनाओं को मिलाकर हम कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर है
और समुद्र तल से 518 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब आपको इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी। अब अगर हम देखें, भाखड़ा से मिलता है हमें जल विद्युत और नांगल से मिलता है सिंचाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाखड़ा जो बांध है उसका अधिकांश जल का उपयोग किसमें किया जाता है? जल विद्युत में। यानी जल विद्युत, जल से यानी जल जो होता है टरबाइन से हम क्या करते हैं, जल के द्वारा टरबाइन को घुमाकर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, उसको हम बोलेंगे जल विद्युत। तो भाखड़ा जो बांध है उससे सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा जो नांगल बांध है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए, जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल है, जितने भी आसपास के जो मेजर जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में इस बांध के द्वारा सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। पंजाब इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित राज्य हैं। तो आपसे ये ध्यान में रखनी है कि भाखड़ा जो नांगल परियोजना है, हम कह सकते हैं नांगल बांध से जो सिंचाई के लिए, जल के लिए सबसे ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है वो 4 राज्यों को दिया जा रहा है: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। भाखड़ा में अगर हम भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध में बने पीछे जलागार का नाम गोविंद सागर है। अब यदि हम बात करें कि भाखड़ा बांध जो बना हुआ है उसके पीछे जो जलागार बनाया गया है, यानी कि जो इसके जल को रिजर्व किया गया है, जल का जो वाटर रिजर्वर है, उसको हम कहते हैं गोविंद सागर। यह जलागार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें, ये गोविंद सागर जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भारत की। और यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये पंजाब है। इन हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे भाखड़ा बांध बनाया गया है इसकी बॉर्डर पर, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो सीमा है ये इसके नज़दीक स्थित है। तो हिमाचल के हिस्से में जो बना है वो भाखड़ा बांध है और यहाँ पंजाब में जो सीमा है उसमें बना है नांगल बांध। और इन दोनों का जो जलागार इकट्ठा किया गया, यानी कि जिनका जो वाटर रिजर्व है, उसको हम कहते हैं गोविंद सागर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो सतलज नदी है, ये देखिए यहाँ पर आकर ये प्रवाहित हो रही है और इसमें आकर कौन सी नदी मिल रही है? व्यास नदी। तो इन दोनों के मिल जाने पर यहाँ पर क्या बना रखा है? हरिके बैराज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी परियोजना की, तो वो है इंदिरा गांधी परियोजना या राजस्थान नहर। व्यास और सतलज के संगम पर यानी हरिके बैराज पर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जहाँ पर हरिके बैराज बना हुआ है उसी बैराज से एक महत्वपूर्ण नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और यह संसार की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई है 468 किलोमीटर। अभी भी प्रयास है कि इसको और भी आगे बढ़ाया जा सके। इसके द्वारा राजस्थान के जितने भी मरुस्थलीय भाग हैं उनमें कृषि कार्य संभव हो पाया है, क्योंकि पहले जब ये नहर नहीं थी राजस्थान में खेती करना लगभग असंभव सी बात थी। परंतु जैसे इस नहर को यहाँ पर पहुँचाया गया राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, तब से यहाँ पर खेती करना बहुत ही अच्छा काम हो गया, बहुत मतलब आसान कर दिया गया है। अब जो है राजस्थान का जो है गंगानगर जिला हरित क्रांति का क्षेत्र बना है इसी कारण से, इस नहर के कारण से। नहर की जो मुख्य धारा है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले तक गई है और गौण धाराओं में अगर हम बात करें तो बाड़मेर जिला भी इससे सिंचित है। इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी और व्यास नदियों पर बांध बनाया गया है और इसके अतिरिक्त जल को सतलज में बहाया जाता है। व्यास नदी पर पोंग नामक जगह पर भी बांध बनाया गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है और हरिके बैराज कहाँ पर बना है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। तीसरा जो भाग है उसको हम कहते हैं पोंग परियोजना। हमने अभी बात की है कि पोंग परियोजना किस पर है? व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है इस बांध को। पोंग जलागार हिमाचल प्रदेश में स्थित, यानी कि जो इसका वाटर रिजर्वायर है वो बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में और इसके जलागार का नाम महाराणा प्रताप सागर रखा गया है। यहाँ पर हमने देखा कि जो सतलज पर बने हुए भाखड़ा नागल बांध है उसके जलागार को तो हम कहते हैं गोविंद सागर और जो पोंग बांध है उसके जलागार को हम कहेंगे महाराणा प्रताप सागर रखा गया है। तो अब आगे जो परियोजनाएं हैं उसको हम आगे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं परियोजनाओं को लेकर आपसे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ जो आपके ग्रेजुएशन में जो
लघुत्वात्मक प्रश्न आते हैं उनसे भी आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।